सभी को जय हिंद। तो आज का ये सेट है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है। ये हम बताए थे स्टार्टिंग में कि 15 को जो सेट चलेगा, यानी कि टोटल जो 15 सेट चलेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। बाकी के जो सेट अगले चलेंगे वो मॉडल सेट चलेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें 12 सेट जो है आपका हो चुका है। ठीक है, ये आपका 13वां सेट है, यानी कि इसके अलावा 2 सेट और चलेगा, 14 सेट और 15 सेट। ये बाकी 15 जो है आपका प्रीवियस ईयर रहेगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट आएंगे वो मॉडल सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि प्रॉपर आपका 100 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। ठीक है, एक होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, तो ऐतिहासिक का मतलब है जिसका इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो। ठीक है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं तो होता है ऐतिहासिक। लेकिन प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है वह समय जिसका ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ठीक है, यानी इसका कोई लिखित विवरण ना हो। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, वास्को डिगामा यात्री थे कहाँ के थे। ठीक है, तो वास्को डिगामा आपका पुर्तगाल के थे। ठीक है, वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे और कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे। ठीक है, कोलंबस जो थे स्पेन के थे। अगला है, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, इसे लागू किया गया 2009 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा महापौर। ठीक है, जिसको आप मेयर ही बोलते हैं। ठीक है, महापौर हो जाएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये 1971 में। ये आपको पिछले सेट में भी आपको मिलता है। पिछले क्वेश्चन में था कि बांग्लादेश में जो स्वतंत्र जो मतलब कि शांति सेना थी वो भारत के द्वारा किसके द्वारा भेजा गया। ठीक है, भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। और अगर श्रीलंका में जिस समय भेजा गया था शांति सेना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर एक सेट से मिलता जुलता है। अगर आप रेगुलर सेट लगा रहे होंगे तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, आप 70 से 80 तो आप कन्फर्म कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई। ठीक है, तो 42वें संविधान द्वारा कौन कौन सी जोड़ी गई, तो आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवाद। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ी गई। और प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक का क्या अर्थ है। ठीक है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, तो ये आपका हो जाएगा धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ठीक, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन आपस में अगर कहीं लड़ रहे, भूभाग में विभाजन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 2011 की मतगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की मतगणना के अनुसार, यहाँ मतगणना नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए जनगणना। ठीक है, क्योंकि मतगणना का यहाँ कोई मतलब निकल नहीं रहा है। जो जनगणना हुआ 2011 में, उसके अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, तो आपको हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% महिलाओं की साक्षरता दर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपका हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। और पहला जो इनका जो अध्यक्ष था वो था W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के। अगला, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। आप सब जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो है पंचायत लेवल का पंचायत स्तर। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है त्रिस्तरीय है। ठीक है, एक होता है जिला लेवल पे, एक होता है प्रखंड लेवल पे, एक होता है पंचायत लेवल पे। ठीक है, जिला लेवल पे आपका जिला परिषद जो है, प्रखंड लेवल आपका पंचायत समिति है, और यहाँ ग्राम पे आपका मुखिया वगैरह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ये जो पंचायती राज था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ, नौगढ़ जिला में। अगला, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, उसकी सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा सही नहीं है। आप सब जानते हैं उसमें 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। ओवरऑल 15 सदस्य है। ठीक है, अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होता है, बाकी अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर नहीं होता। अगर आप 5 अस्थायी या 10 अस्थायी सदस्य ये तो सही है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये बात गलत है, 2 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखता है, बाकी सब सही है, यही आपका गलत है। ठीक है, अगला है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सी भारतीय गवर्नर जनरल बना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता, उसके बाद यानी कि स्वतंत्र भारत में पहला भारतीय जो गवर्नर थे वो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कह गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े हैं। गुट निरपेक्ष
जो आंदोलन था, जैसे यूएसए और रसिया, ठीक है, ये दो अलग अलग गुट थे जो पूरा ऑल ओवर इंडिया पे राज कर रहे थे। तो तीसरा जो गुट बना अपना इंडिया, उसका जो भाग्य था, मेन था जो, तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसमें कौन कौन से जुड़े नहीं थे उनका बारे में बताना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान के जो थे बेनजीर भुट्टो, ठीक है, ये मिलना नहीं चाहते थे, वो चाइना के फेवर में थे, यानी कि वो अमेरिका के फेवर में थे। तो ये आपका बेनजीर भुट्टो के अलावा बाकी सब जो थे वो गुट निरपेक्ष के समर्थक थे और जवाहरलाल नेहरू इनके प्रवर्तक थे, ठीक है। अगला है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि कौन सा ऐसा वजह है जिसकी वजह से आप वोट भारत में नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कारण मानसिक रूप से विकृत है। दूसरा कारण है गरीब रेखा से नीचे, अगर आप बीपीएल है तो वोट नहीं देंगे, ऐसा कोई बात है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है अवयस्क, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप वोट नहीं देंगे, ठीक है, 18 साल से आप नीचे हैं तो आप वोट नहीं देंगे कोई। दूसरा है विकलांग, विकलांग है तो वोट देगा, ऐसा कोई बात है नहीं भाई, वो तो वोट देगा। तो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, तो ये आपको हो जाएगा पागल, ठीक है, मानसिक रूप से विकृत है। अगर अवयस्क है तो भी वो दे सकता है। अगला है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, तो ये केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। फांसी की सज़ा को केवल राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, गवर्नर नहीं, ठीक है। गवर्नर सिविलियन का जो सज़ा है वो माफ़ कर सकता है, जो राज्यपाल है अपने राज्यों में, लेकिन वो फांसी की सज़ा को और सेना की सज़ा को नहीं माफ़ कर सकता है। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया, ठीक है। जो ग्रेनविले थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने स्टॉप एक्ट किस वक्त पारित किया, ठीक है, आपको हो जाएगा 1764, स्टॉप नहीं स्टाम्प एक्ट, ठीक है। अगला है, जो अमेरिका के खिलाफ लगाया गया था, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ, ठीक है, रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित हुआ, तो आप सब जानते हैं 1919, जिसकी वजह से ही इन्हीं के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था, ठीक है, आप सब जानते हैं, इनका हो जाएगा सती प्रथा 1829 में समाप्त किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा जो था भारत में खत्म हुआ। अगला है, अंग्रेज सरकार के द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात कर जो था वो हटा लिया गया, ठीक है। अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात कर हटा लिया गया, तो इसका आपका जो हो जाएगा राइट आंसर 1881 में, ठीक है। अगला है, मध्यकालीन समय डॉट डॉट से डॉट डॉट ईस्वी तक कहा जाता है, यानी मध्यकालीन समय जो है मेडिवल हिस्ट्री का जो पीरियड है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक, ठीक है, बाकी 17वीं से लेकर आपका मॉडर्न आ गया। सन 1857 की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप सब जानते हैं, इनका शुरुआत मेरठ से हुआ, ठीक है, इसका शुरुआत मेरठ से हुआ, मंगल पांडे ने शुरू की थी। अगला, मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी कहाँ है, यानी कि मगध राजधानी का जो पाटलिपुत्र राजधानी थी और राजगीर भी थी, तो सबसे प्राचीन राजधानी जो है वो आपका हो जाएगा राजगीर, ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र ही बना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहा है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला सबसे पहला कुत्ता पशु कौन था, सॉरी, तो इसका हो जाएगा कुत्ता, ठीक है। अगला है, मुगल काल का पतन शुरू कब हुआ, मुगल काल जो था वो कब धीरे धीरे यानी कि उसका जो अंत हुआ, पतन हुआ, बी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो ये बहादुर शाह जफर की जो लास्ट था वो अंत हुआ, ठीक है, बहादुर शाह जफर यानी कि वो 1857 के क्रांति के जो दिल्ली के नेता थे वो यही थे, ठीक है, दिल्ली से नेतृत्व यही कर रहे थे। तो उनका मुगल वंश जो पतन हुआ वो किस काल में हुआ, ठीक है, मुगल वंश का जो पतन हुआ किस काल में हुआ, तो यानी कि ये 1857 क्रांति तक आ ही गया, इसका मतलब वो आधुनिक काल तक चला, ठीक है, आधुनिक काल में इनका पतन हुआ। अगला है, नियोलिथिक युग का अर्थ क्या होता है, नियोलिथिक युग का अर्थ क्या होता है, इसका हो जाएगा नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका हो जाएगा 5 जून, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और 21 जून को योगा दिवस। अगला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो प्राकृतिक में जल हो जाएगा, वन हो जाएगा, हवा हो जाएगा, बांध जो है वो मैन मेड है, ठीक है, यानी कि वो जो हम बनाए हैं, प्राकृतिक में उसका कोई स्थान नहीं था। अगला है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी हो जाएगा। अगला है, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक
द्वारा होता है। आप सब जानते हैं कि जलप्रपात जो है वो नदियाँ ही कर सकती है, ठीक है। जलप्रपात का निर्माण जो है वो नदियाँ ही कर सकती है। अगला है वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम अधिकेंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है, अधिकेंद्र भी कह सकते हैं। और जो नीचे का कि जहाँ से अंदर होता है वो जो बोलते हैं भूकंप केंद्र, ठीक है। अगला ज्वालामुखी के मुख को हम क्या बोलते हैं। ज्वालामुखी जब फटती है इस आकार का हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर निकलता है। तो ये ज्वालामुखी का जो केंद्र है यहाँ जो ये मुख है, यही आपका जो मुख है, इसे हम बोलते हैं क्रेटर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रेटर। तो ये आपका हो जाएगा ज्वालामुखी का मुख, क्रेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते कर निम्न में से कौन सा पुनर्नवीकृत संसाधन है, यानी कि उसे दोबारा भी हम बना सकते हैं, तो वो संसाधन कौन नहीं है। तो सौर ऊर्जा तो है, रेगुलर आता है, ठीक है, वन भी है, वन्य प्राणी भी है। लौह अयस्क को हम अगर एक बार इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा से हम उसे ला नहीं सकते, ठीक है, यानी कि वो पुनर्नवीकृत नहीं है, वो अनवीकरणीय संसाधन है। अगला है भारत के पश्चिमी तट, यानी कि ये जो पश्चिमी तट है, ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर वो कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो गुजरात है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ काठियावाड़ प्रायद्वीप है, तो गुजरात की जो लंबाई है तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई देश की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाती है। अगला जैविक संसाधन का एक उदाहरण दीजिए, यानी कि जैविक संसाधन का कोई एक उदाहरण दीजिए। ये आपका हो जाएगा जंगल, ठीक है, जैविक संसाधन का उदाहरण है। अगला है वह कौन सा शहर है जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से मुंबई जाना जाता है, ठीक है, भारत का जो है कॉटन पॉलिश के नाम से मुंबई जाना जाता है। अगला है वह कौन सा जानवर है जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में है, आपका हो जाएगा हाथी, ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में है हाथी। अगला है भूकंप से संबंधित विज्ञान, भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं। ये होता है सिस्मोलॉजी, ठीक है। भूकंप की हम मापते हैं, सिस्मोग्राफ पर देख कर मापते हैं, और वह जो स्केल है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। इससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, अब भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ से, ठीक है। भूगर्भ विज्ञान से हम पृथ्वी के अंदर की जो गतिविधियां हो रही है उसके अध्ययन करते हैं। और सुनामी तो है ही, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है उसे हम सुनामी बोलते हैं। कारण निम्न में से कौन सा नदी जो है निक्षेपण क्रिया द्वारा बनती है। नदी के निक्षेपण से क्या बनता है, तो आप जानते हैं नदी के निक्षेपण से जो डेल्टा है जो बनता है वही बनता है, ठीक है। नदियों के द्वारा जो लाई गई गाद है, ठीक है, नदियों के द्वारा लाई गई जो गाद है उसी को जमा, जब लास्ट में जब नदियाँ बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, वो समतल में आ जाती है, तो वो गाद छोड़कर, वो जो गाद छोड़ती है और साइड से निकल जाती है, ठीक है, तो यही आपका डेल्टा बनता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाती है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाती है, ये आपका सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धात्री प्लस अंश और 9 जोड़ इक का सही जो संधियां हैं वो क्या होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा धात्री जोड़ अंश धात्रंश और 9 जोड़ इक नायक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंशुमाली समास का जो समास विग्रह है वो क्या है, ठीक है, अंशुमाली समास का समास विग्रह करें तो इसका हो जाएगा अंशु है माला जिसकी, ठीक है, यानी सूर्य हो जाएगा, अंशु है माला जिसकी, सूर्य भगवान हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। यानी कि इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान ना हो, यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, जैसे कि अंशु और माला दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि यहाँ पर प्रधान जो है वो सूर्य, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला नी उपसर्ग से बने शब्दों का समूह क्या, यानी नी उपसर्ग से कौन कौन से शब्द जो है बने हैं, ठीक है, ये हो जाएगा निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर जान रहे होंगे कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला निम्न इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप कौन है। संबोधन कारक का शुद्ध रूप आपको बताना है, ठीक है। इसका हो जाएगा भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों नहीं, भाइयों और बहनों, ठीक है। आपको बार बार प्लुरल नहीं लगाना है, एक बार भाइयों और दूसरा बार बहनों, प्लुरल। अगला है यह लड़की, बाकी संबंध बोझर का यस्सी ने बीच में आदि का, ठीक है। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, ठीक है, यह लड़की जो है बहुत सुंदर है, तो ये लड़की आपका हो जाएगा पद है, ठीक है, एक पद है लड़की। अगला है आ बैल डॉट डॉट अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है, तो एक लोकोक्ति है जिसका है कि आ बैल मुझे मार, ठीक है,
विपत्ति जो है मोल लेना, ठीक है, अपनी मुसीबत खुद लेना। तो आ बैल मुझे मार, तो आ बैल तो हो गया, मुझे मार इसमें जोड़ देना, ठीक है। अगला है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए प्रत्यय क्या हुआ। तो आप जानते हैं कि गुरु का जो स्त्री होता है गुरु आइन, ठीक है, गुरु आइन, तो आपका हो जाएगा आइन, ठीक है, गुरु का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुरु आइन, ठीक है। अगला क्यों चलते हैं, कह रहा विश्व व्यापार संगठन जो WTO है उसकी मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है आपका जिनेवा में, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था कि 1995 में। 1995 से पहले WTO का नाम दूसरा था, ठीक है, WTO का नाम 1995 में बना। अगला है भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, वो कौन थे। तो आपसे भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी थे जिन्होंने 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहला भारतीय महिला कल्पना चावला, ठीक है, जो USA से गई थी, USA से गई थी, भारतीय मूल की थी कल्पना चावला। हालांकि आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उनके प्लेन जो था मतलब जो जिसमें गए थे वायुयान में वो क्रैश हो गया, ठीक है, जिस रॉकेट। अगला सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, सरस्वती नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा तो ये आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला है लंदन ओलंपिक जो 2012 हुआ था, 12 में हुआ था, भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए, ठीक है। तो भारत द्वारा इसमें 6 मेडल जीते गए, ठीक है, भारत द्वारा 6 मेडल जीते गए। इस बार जो ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक उसमें 7 पदक जीते गए, ठीक है, जिसमें एक स्वर्ण पदक जो नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था। अगला है रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। रहमतुल्लाह कप बैडमिंटन से, ठीक है, बाकी डेविस कप जो है वो टेनिस से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा उल्लू की आँख में पाई जाती है, उल्लू की आँख में क्या पाई जाती है जिसकी वजह से वो रात को देख पाती है दिन में नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शलाका कोशिकाएं, ठीक है, शलाका कोशिकाएं उनकी आंखों में पाई जाती है। अगला है गाय का दूध कैसा होता है। गाय का दूध डॉट डॉट होता है, यह हो जाएगा कम वसा युक्त, यानी कि इसमें फैट की जो मात्रा है, आप कहते भी होंगे गाय के भाई दूध जो है पीने से आदमी मोटा नहीं होता, दिमाग बढ़ता है। इसका मतलब उसमें फैट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा, यानी कि उसमें ताकत ज़्यादा होती है, प्रोटीन ज़्यादा, यानी कि फैट जो है कम होता है। भैंस के दूध में प्रोटीन कम होता है और फैट ज़्यादा होता है। अगला है अंडा देने वाले स्तनधारी का नाम क्या है। ये 2 ही है ऐसे स्तनधारी है जो अंडा देती है, ठीक है, पहला हो जाएगा इकिडना, दूसरा है प्लेटिपस, ठीक है, इसमें एकिडना है, आपको ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर दीजिए। अगला है जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ वो कौन से शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो अब तक मात्र 2 ही शहर में परमाणु बम का हुआ, ठीक है, परमाणु बम अभी तक गिरा है। पहला है हिरोशिमा, ठीक है, पहला है आपका हिरोशिमा जो कि जापान में, ठीक है। इसमें आपका जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा जो था वो नागासाकी, ठीक है, ये दोनों जो थे जापान में है। इसमें जो बम गिरा था उसका नाम था फैट मैन, ठीक है, फैट मैन। तो सबसे जो इसमें तो आपको हिरोशिमा एक ही ऑप्शन है तो एक ही मार दीजिए, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो हिरोशिमा, ठीक है। अगर नागासाकी यहाँ देख रहे हैं, चूँकि दोनों में से कोई एक ही देगा, ठीक है, तबाह तो दोनों हुआ था। अगला है निम्न में से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय है। जो मतलब कि जैव अनिम्नीकरणीय है उसको नाम देना है। तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक की थैली, जिसे हम घरेलू उपयोग में बार बार लाते हैं, वो जल्दी गलता नहीं, जल्दी उसको अपघटन नहीं होता है। अगला है शैवाल, वह कौन सा शैवाल है जो जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला को में DDT डाईमिथाइल डाइक्लोरो ट्राईमिथाइल इथेन, ठीक है, का सांद्रण जो है किस जीव में सबसे अधिक होगा, किस जीव में सबसे अधिक होगा। तो आपका हो जाएगा जल पक्षी में, ठीक है। आपको जो शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बना आहार श्रृंखला में DDT का मात्रा किस में ज़्यादा होगा। ये आपको हो जाएगा जल पक्षी में। अगला फफूंदी क्या है। फफूंदी एक परजीवी है, ठीक है, सैप्रोफिटिक, दोनों सैप्रोफिटिक भी है और परजीवी भी है। अगला क्वेश्चन है एडिटिव भोजन में होते हैं, एडिटिव जो भोजन है उसमें क्या क्या होते हैं। तो आपका हो जाएगा रोगनाशक भी है और खनिज दोनों से पाया जाता है। अगला किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। किसी पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। ये आपका हो जाएगा खनिज चाहिए। खनिज को ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, जैसे जल से जाइलम के द्वारा
जड़ के थ्रू जाइलम के द्वारा खींचा जाता है, तो इसके लिए आपको उसको खनिज खींचाता है, ठीक है, खनिज खींचता है ऊर्जा के लिए। अगला, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। अवतल लेंस के लिए वस्तु का चिन्ह क्या होगा, तो आपका होगा निगेटिव, ठीक है। अवतल लेंस के लिए वस्तु का चिन्ह निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कह रहा है किसी 100 ओम प्रतिरोध वाले 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो कह रहा है कि विभवांतर क्या होगा, तो आप जानते हैं ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका करंट हो जाएगा। आपको निकालना है भी, फॉर्मूला जानते हैं, भी बराबर आई आर, ठीक है। दोनों को गुना कर दीजिए तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 22×220, ठीक है। आपको 220 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी बराबर आई आर जो है ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। भी बराबर जो आई आर है ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कह रहा है वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति एपी फाइटस में होती है, ठीक है, एपी फाइटस में। अगला कह रहा है जी का मान क्या होता है, आप सब जानते हैं जी, जो हम पिछले बार जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हम फोर्स कराए थे ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो उसमें था ए बराबर जी m1m2/r², जहाँ m1 और m2 मास है, दो पिंड का जो है द्रव्यमान है, ठीक है, दो स्टेट का द्रव्यमान है, आर जो है दोनों के बीच के डिस्टेंस है, ठीक है। बाकी ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कह रहा है जी का मान क्या होगा, जी होता क्या है उसमें, तो हम उसमें बताए थे जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सेट नंबर 12 में हम बताए थे कि जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस ये नियतांक है, ठीक है। क्योंकि एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2 होता है, और एफ ही जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इन्वर्सली जो होता है इसको हटाने के लिए हम बराबर देते हैं और जी का मान जो कांस्टेंट के रूप में लाते हैं। तो ये जो यही आपका बता रहा है कांस्टेंट है क्या, ठीक है, कांस्टेंट का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है एक वस्तु की, ये क्वेश्चन फिजिक्स का करा, एक वस्तु की किसी ऊंचाई h से, समझिए ये ऊंचाई ये धरातल है, h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा न्यून होगा। तो जहाँ से हम गिरा रहे हैं वहीं से गतिज ऊर्जा 0 होगा, ठीक है, यानी कि टॉप पर जब वहाँ से गिराते हैं तो वहाँ पर उसकी स्पीड 0 होगी, ठीक है। और सबसे अधिकतम पूछे तो गिरने से पहले, ठीक है, सबसे अधिकतम होगा। इसका आपको ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपका वस्तु है तो सबसे कम गति जो होगा वो स्टार्टिंग में यानी ए पॉइंट पे होगा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। एक रंग यानी कि एक व्यक्ति है वो विभिन्न रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। तो देखिए में से किस भाग की उसको समस्या है, तो आपको उसका जो कोण में समस्या है, जो कोण में जो है आँख का एक भाग है कोण, वही आपका रंगों को अलग अलग करने की उसमें क्षमता होती है। अगला है रेखांकित वस्तु का कितना प्रतिबल होता है, तो प्रतिबल बराबर फॉर्मूला है प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा एरिया, ठीक है। अब आगे इसमें देख लेते हैं, ये आपका 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, ये तो आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। अब कह रहा है ऊपर की जो है 20 न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रतिबल जो होगा यानी कि ये एफ बटा एरिया, तो फोर्स कितना है 20 न्यूटन का, ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया एफ ए बराबर एम जी हो जाएगा। तो 20 और 10, 10 दूनी 20, तो 20 जो है वो नीचे करेगा, 20 ऊपर लग ही रहेगा, यानी कि जो ओवरऑल जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, ओवरऑल 0 होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कह रहे 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में +10 हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में -20 हो जाएगा, ठीक है। कह रहे दोनों को सटाकर समकक्ष किया जाता है तो संयुक्त लेंस, आप जानते हैं संयुक्त लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो 1/f1 + 1/f2 होता है। तो एफ यहाँ तो 10 पॉजिटिव में तो पॉजिटिव होगा, यहाँ जो 20 निगेटिव में है, आप निगेटिव यहाँ से हटाकर यहाँ भी कर सकते डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 20 और 10 कैल्शियम लोगे तो 20 आएगा, 10 दूनी 20, 2 -1 यानी कि 1/20 जो कि आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। जब पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब वो उत्तल लेंस है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आंसर है इसका मतलब जो कंबाइंड है, जो कंजुगेट है आपका ओवरऑल, वो आपका उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है अगर माइनस आता तो अवतल लेंस हो जाता। अगला एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉरी, एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। जाहिर सी बात है, जैसे 2 जो है परिमेय है, √3 √4 ये सब जो है अपरिमेय,
जब भी एक सिंगल अपरिमेय से गुना कीजिएगा तो ऑलवेज जो आएगा हमेशा वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये कथन जो है सत्य है, ठीक है, ये कथन सत्य है। अगला है, यदि ये गोला का क्षेत्रफल 1386 है, आप जानते हैं गोला का क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, उसका आयतन निकालना, यानी 4/3 πr³ निकालना। इसको आप साइड में रखते हैं पहले। तो 4 × 22/7 × r² हो गया बराबर 1386। देखिए इसको काटना है, मेन इसको काटना है, तो इसको काटिए। 11 दूनी 22, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 6 11 से 66 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 6 12, 2 3 6 आ गया। यहाँ अगर r² निकालिएगा तो 7 जो है गुना में आ जाएगा, 7 63 को अगर तोड़िएगा तो 7 9 63, बाकी 4 जो है बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो r बराबर जो है 2 7 1 7 बच जाएगा, ठीक है। बाहर में 9 है तो 3 बच जाएगा बटा 2, यानी कि 7×21 = 2। यानी कि इतना करने के बाद आपको ओवरऑल जो r का मान प्राप्त हुआ वो 7×21 = 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल हम इतना कैलकुलेशन किए तो जो r का मान है वो 7×21 = 2। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 × r³, तो 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2, ठीक है। यहाँ काटिए 7×21, 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 1 4 कट जाएगा, 2 से काटिए 11 मतलब, यानी कि ओवरऑल 11 गुना 21 गुना 21 बच गया, तो 21 का स्क्वायर 441। यहाँ गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1, 4 अब 1 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी कि 4851। तो 4851 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मेन फार्मूला अगर आप याद है तो आपको इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो पहला तो अपरिमेय हो जाएगा, दूसरा अपरिमेय, ये देखिए √25/49। अगर इसको बाहर निकालेगा तो 5/7 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत n² है तो उसका समेशन जो होगा mn² हो जाएगा। या फिर इसको छोड़िए ना, इसको करने से कोई ज़रूरत है नहीं, इतना नॉर्मल लिखिए। अगला क्वेश्चन करा है n² संख्याओं का औसत जो है वो n संख्याओं का जो औसत है वो m² है। तो दोनों संख्याओं का जोड़िएगा, m + n का होल स्क्वायर कीजिए, मैंने इतना का औसत निकालिएगा तो कितना आएगा। समझिए ये x है, ठीक है। दोनों का जो औसत है समझिए वो x आता है, ठीक है। तो कह रहा है ये दोनों का औसत कितना है, mn² + nm²। अगर इसमें हम mn को कॉमन करते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, अगर दोनों से हम mn कॉमन करते हैं, ठीक है, n कॉमन करते हैं, mn कॉमन कीजिएगा बचेगा n, यहाँ mn कॉमन कीजिएगा बचेगा m, यानी m + n। तो m + n को काटिएगा तो x बराबर क्या आएगा, m × n। तो m × n आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, ठीक है। इसको देख लेते हैं। कह रहा है 43 रुपये जो ब्याज बनता है, कितना पे बनता है, 30 पर, ठीक है। तो इसको परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंटेज ऑफ CI निकलता है। तो 2 0 से 2 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 से कटेगा, 4 3 7 4 11 7 18 कट जाएगा, 3 से काटिए तो आएगा 3 एकम 3 1 3 3 चौका 12 1 4 3 चौका 12 2 3 हो जाएगा, यानी 14 29। 2 पॉइंट दीजिएगा तो 14, 1 मिनट 3 43 होता है ना, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 3 3 चौका 12 1 4 3 चौका 12 होगा, तो 44 49 होगा ना, चूँकि भाग दिएगा तो 3 यहाँ 2 नहीं 4 होगा। पॉइंट है इतना, यानी इतना जो आपका है परसेंटेज ऑफ CI है, ठीक है। बाकी को हम मिटा देते हैं क्योंकि उतना काम नहीं, उतना हम कैलकुलेशन के लिए लिखे थे। तो देखिए जब परसेंटेज ऑफ CI इतना आ गया, अब इसी को हमको ऑप्शन से चूज करना है, क्योंकि 7% तो आपका दे दिया है ब्याज, हमको निकालना है समय। अगर 2 वर्ष रखते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर 49, यानी कि 2 वर्ष जो है आपका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन का आपका आंसर जो है ऑप्शन से ही आपको छाटना पड़ता है, वरना अगर नॉर्मल से बनाइएगा बेसिक से तो आपको बहुत समय ले सकता है। अगला इसमें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकलने के लिए आपका द्रव्यमान संख्या
माइनस प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए। 8 में से 14 में से क्या बचेगा? 8 ही आपका राइट आंसर होगा। अगला है, जब तनु HCl का लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन जो है वो क्या है? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो ही है वो संलयन करके जो है हीलियम में बदलता है। ठीक है, संलयन करके जो है वो हीलियम बदलता है। तो है सूर्य में जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो लकड़ी, गोबर, कोयला तीनों जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो नहीं है। अगला है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषताओं को बताता है वह कौन है? ठीक है, तो आपको हो जाएगा तत्व। तत्व जो है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है और उसके हम वो उस एक तत्व से हम उस पूरी पदार्थ की विशेषता को बता सकते हैं। तो आज का ये सेवा समाप्त हुआ। प्रॉपर 100 क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह रेगुलर देखते रहिएगा। रेगुलर एक सीरीज लगाइए। ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर आएगा मॉडल सेट। तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर, अगर आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे आपको अंदर विकास दिखेगा। ठीक है, आपको मार्क्स जो है वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, इस तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम अगर वीडियो अपलोड करें तो आपको पास पहले चले जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।